वो मैंने पहले देखा, ट्राई किया, पेशेंट देखे, उसको ठीक किया, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करके ये बना दिया है। मैं आप सबके साथ कार्डियोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूं। अब हुआ ऐसा है कि कार्डियोलॉजी में मैं, अच्छा वो मेरा नाम जोकर्स देखा था? नहीं, हाँ आपको तो देखा ही होगा, मैं बच्चों को पूछ रहा हूं। मेरा नाम जोकर में ऐसा हुआ था, वो रशियन आर्टिस्ट सब उसका सम्मान कर रहे थे, तो वो राज कपूर को किसी ने धक्का मारा और वो रशियन आर्टिस्ट के जमेले में घुस गया, तो उसका भी सम्मान हो गया और उसको वो भी अंदर सर्कस में चला गया। और वो उसको तो कुछ आता था तो नहीं तो सर्कस का, लेकिन अंदर रहते रहते फिर वो भी लास्ट में जीना यहां मरना यहां तक पहुंच गया। बस यही हालत मेरी भी हुई थी। एमडी में मैंने जाके साहब को बोला, मेरे गाइड को, मुझे तो प्रतिश्याय और विचर्जी का पर काम करना है, तो खफा हो गए मुझसे, इतने सारे मार खाए तो क्या विचर्जी पर काम करने के लिए आए? हार्ट में काम करो। मैं बोला साहब क्या बात करते, हार्ट में मैं क्या काम करूंगा? अगर किसी को दर्द हो रहा है छाती में तो वो रिक्शा वाला ही सीधा ससून में ले जाएगा, मेरे पास वैद्य के पास आता कौन है? तो साहब बोले हार्ट में नहीं कर रहे तो कैंसर में करो। अरे बाप रे, मैं बोला आप तो ऊल में से चूल में डाल रहे हो, हार्ट में भी नहीं कैंसर में भी, ये दो मेरे को नहीं करना काम। वैसे भी पापा की सब प्रैक्टिस चालू थी, उस पर बैठना था, पापा ने बोला कि चल प्रैक्टिस कर, तो मैं गया था बड़ा अनुसंधान करने, इरक्का खोजने। तो फिर वहां जाके कैंसर और हार्ट आया, तो मैंने बोला मैं नहीं करता। फिर मेरे एक सीनियर को भेजा, उसको समझाया उसने मेरे को, तब जाके मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब आ गए तो फंसे। उस आदमी को आज से 35 साल पहले कैसे पता चला होगा कि मेरी पूरी जिंदगी हार्ट डिजीज और कैंसर के पेशेंट को ठीक करने में जाने वाली? वो सदगुरु होते प्रोफेसर गुरदीप सिंह। उन्होंने मुझे यह हार्ट, मैं सच बताता हूं, मैंने जो आसव डिजाइन किया था एमडी में, वो जितने पेशेंट को दिया था सब रक्तशूल के पेशेंट थे। सबको देने के बाद पूछा भी कैसा लग रहा है? हाँ साहब पखाना बहुत अच्छा आता है। अरे तेरी तो ऐसी हालत में मैंने शुरू की प्रैक्टिस। हार्ट के पेशेंट का पखाना साफ करता था, सैनिटरी फिजिशियन हो गया। लेकिन उस सदगुरु की कोई फोरसाइट, दूरंदेशिता होगी कि मैंने शुरू किया हार्ट में, और बहुत मुश्किल पड़ी। पहला ही था गुजरात में, और कोई हृदरोग पर काम करने वाला था ही नहीं। पहले 2-3 साल तो मेरे को स्कूल्स में जाना पड़ा और लेक्चर्स दिए कि भाई हार्ट में काम करता हूं। खुद मेरे को भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जाके बोलना पड़ता था ना, पापी पेट का सवाल था। तो ऐसा करते 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 देखो कैसे कैसे मौके बनते हैं, सब याद आ रहे हैं तो बता रहा हूं। मैं जिस फ्लोर पर काम करता हूं ना, उसी फ्लोर पर एक कमर्शियल नर्सिंग होम था, जिसमें जिसके पास अपना नर्सिंग होम न हो वो अपने पेशेंट को उधर दाखिल करते। तो उस नर्सिंग होम की एक लेडी नर्स, वो हर रोज ड्यूटी चेंज होती है अलग अलग शिफ्ट में, तो उसके कारण उसको पेट गड़बड़ रहती थी। तो एक बार वो मेरे पास आके बोली, डॉक्टर साहब कुछ पेट का दो ना, बहुत गैस होता है, बहुत एसिडिटी होता है ये। तो मैंने बोला ये चित्रकारी ले ले, दिखा दी शीशी, जब भी गड़बड़ हो तो ये शीशी में से 2 गोली लेना। उससे ही उसको इतना फायदा हुआ, तो आके मुझे बोले कि आपने कार्डियोलॉजिस्ट लिखा है, आप अपने पेशेंट क्यों दाखिल नहीं करते?
हमारे यहाँ तो आईसीसीयू है। मैंने बोला एक भाई ये तो आयुर्वेद का मामला है, उसमें काढ़े वाड़े होते हैं, हींग वींग होती है, तेरा पूरा वार्ड हींग वाला हो जाएगा तो दूसरे पेशेंट नहीं आएंगे। तो वो बोली कि नहीं 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 मैं बात करती हूँ। तो उसने डायरेक्टर से बात की, तो डायरेक्टर तो एक बिल्डर था, उसको क्या हर्जा था, उसको तो पैसे से ही लेना देना था। तो मुझे बोला कि हाँ आप अपने पेशेंट दाखिल करो। अब जिम्मा मेरा आ गया है, अब दाखिल करके फिर क्या करूंगा मैं? फिर रात दिन सोच साच के वो पूरी एक प्रोटोकॉल बनाई कि कैसे पेशेंट को दाखिल करके क्या करेंगे। सब उपक्रम तय किए, सब बना के। अब वो नर्स का एक लवर था एमबीबीएस, वो दोनों ने तय किया कि नहीं ये वैद्यराज जी को सपोर्ट करना है। अब देखो कहां कहां से मदद मिलती है वैद्य को। ये वैद्य का ही तो विशेषता है, आयुर्वेद की ही तो खासियत है। अगर उसको पकड़ के बैठो तो आपके सब रास्ते बिल्कुल खुलते जाते, और कैसे छोटे छोटे लोग आपको मदद कर लेते। वो चंपा और अनिल आज भी मेरे को नाम याद है। तो उस वक्त फिर मैंने एएमआई एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू किया, और सदगुरु की कृपा से आप लोगों को, मुझे भी आज ताजुब हो रहा था, आप लोगों को भी तो होगा ही होगा। 250 पेशेंट मैंने 10 साल में, मेरी प्रैक्टिस के 10 साल में 250 पेशेंट मैंने थ्रोम्बोलाइज किए आयुर्वेद से, और उसमें अच्छा बड़ी रकम में 250 ज्यादा होते, तालियां देने लगे। चलो अच्छा ही हुआ। और 3-4 को तो मैंने घर पर किया, घर पर थ्रोम्बोलाइज करना एक्यूट। ये एम्बुलेंस आने के पहले कोई अंग्रेज कुछ नहीं कर सकता, मैंने उन लोगों को ठीक किया। तो उसको मैंने कैसे ठीक किया वो सब मैं आपको शेयर करता हूं। फिर मैं जो भी मैंने किया उसका फिर थियोरिटिकल वर्जन बनाया। प्रत्यक्ष तो ये सिर्फ शास्त्र दृष्टि से, जो पहले प्रत्यक्ष करना है फिर बाद में शास्त्र में निकाल लेना है। मैंने उसका ये अर्थ निकाला, निकल गया रादर। मैं जिस किसी के भी पास ये आईसीसीयू का सेटअप अवेलेबल हो आपके शहर में कमर्शियली, वो सभी को मैं कहता हूं कि उनको आयुर्वेद से हृदरोग की चिकित्सा करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर ठीक नहीं हुआ पेशेंट तो लोग कहेंगे भी वे हार्ट का मामला था, वैद्यराज जी से हुआ उतना किया बेचारा, लेकिन अब हार्ट में तो कहां ठीक होता है। और अगर ठीक हो गया तो फिर वो ढोल लगे डुम 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 डुम, अखबार वखबार में सब जगह पर छपा दो आयुर्वेद से देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, ऐसा करो। मीन्स चित हुई तो भी पट हुई, चित भी हमारी और पट भी हमारी। ये 2 रोग ऐसे, एक कैंसर और एक हार्ट, उसी में मैंने काम किया है। कैंसर में अगर फायदा हो गया तो वैद्यराज जी ने कैंसर ठीक किया। कैंसर में फायदा नहीं हुआ तो वो तो था तो कैंसर, हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी तो बहुत सारे हार्ट में आ गए काम, उस जमाने में मुश्किल था एएमआई थ्रोम्बोलाइज करना, उस जमाने में बहुत मुश्किल था, अंग्रेज को भी पसीने छूटते थे। मैं हमेशा मेरी बैग तैयार रखता था, उसमें बृहत्वाद चिंतामणि, जवाहर मोहरा रस, वसंत कुसुमा का रस, वेदनांतक रस, शाहबंदी हींग, नागरवेल के पान, एक बस्ती का यंत्र,
एक बोतल भर के बिस्लेरी पानी और एक छोटा सा खल, बहुत छोटा, इतने वाला मैं खरीद के लाया था। और वो बैग आपका एकदम रेडी होना चाहिए। एक बार आपने किसी पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने में दवाइयाँ इस्तेमाल की तो उसी रात वापस वो सब 100-100 ग्राम भर देना का, ऐसा बैग हमेशा तैयार रखना है। जो पढ़न ओहो जाने मानी दवाइयाँ हैं, बृहदवाद चिंतामणि, वसंत कुसुमाकर रस, वेदनांतक रस, जवार मोहरा रस, शाहबंदी हींग। हींग बहुत बढ़िया वाली होनी चाहिए। शाहबंदी मेरे उस वक्त वो 7,000 रुपये किलो आती थी। हैं? नहीं, ये तो कुछ और है। ठीक है, तो इस तरह की नागरवेल के 4 पान वो हर रोज बदलने का, फ्रेश होने चाहिए। एक छोटी सी खल, एक बस्ती का यंत्र, एक बिस्लेरी भरी पानी, इतनी बैग आपकी रेडी होनी चाहिए। जब भी पेशेंट का फोन आए, देखो वातिक हृदरोग का, पैतिक हृदरोग का, श्लेष्मिक हृदरोग का, सान्निपातिक हृदरोग का पेशेंट आपके पास आएगा। ये प्राण संकट का पेशेंट फोन करेगा, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। फोन आएगा, पापा वैद्य जी पापा बोल नहीं रहे, पसीने छूट गए हैं, पूरा शरीर भीग गया है, ठंडे पड़ गए और दर्द होता है छाती में, आप जल्दी आ जाओ। ये एएमआई या तो प्राण संकट के जो पेशेंट होते हैं वो कभी आपके क्लिनिक में आते नहीं, आपको उसके पास जाना होता है। और उस वक्त फिर आपको कार इस्तेमाल नहीं करनी है, 2 व्हीलर ही इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि कार लेके गए और फिर 2 किलोमीटर दूर कार पार्क करनी पड़ी और फिर दौड़ के गए, आप खुद करो तो उसको क्या ठीक करोगे। इसलिए 2 व्हीलर आपके पास होना चाहिए और 2 उसके आंगन तक पहुंच सको। और जैसे ही फोन आए तुरंत उसको फोन पर ही बोल देना है कि पानी गर्म करना शुरू कर दो और एक तिल तेल का बोतल लाके रखो, और वो तिल तेल का बोतल उस पानी में रख देना, मैं आता हूं। इतनी सूचना देने के बाद अपने बाइक या स्कूटर जो भी है उसको फटाफट भगाओ। वहां पहुंचे, वो 19 मिनट का पूरा प्रोग्राम है। वहां पहुंचे, आपने देखा, नाड़ी देखी, गड़बड़ लगी, पूरा शरीर भीग गया है, एकदम ठंडा पड़ गया है। वो साहब ने आज सुबह सिखाया ना, ध्यायतो व्यसितेंद्रिय, ऐसा हो गया है बिल्कुल। तो पहले एम्बुलेंस को फोन कर दो, उसको आने में 20-25 मिनट जरूर लगेंगे। इधर आपने पानी गर्म किया है, वो पहले उसके सब कपड़े निकालो और हींग लेके पूरे कोष्ठ ऊपर से यहां तक जोर से लपेट दो और थोड़ी हींग दूंटी में दबा दो, नाभि में, और 1 चम्मच बृहदवात, आधा चम्मच वसंत कुसुमाकर और आधा चम्मच वेदनांतक, ये सबको मिला के वो जो छोटा खल है ना, उसमें नागरवेल के पान के साथ पीस के लुद्दी बना दो, कल्क जैसा। और ये सब करने में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। और ये उसके ओठ के नीचे और फ्लोर ऑफ द माउथ पेंट कर दो। उतना हो जाए, फिर आप बस्ती के लिए तैयारी करो। पानी बनाओ, थोड़ा उसमें तेल डालो, नमक डालो और उसको उल्टा के उसको, ये निरूह अगर आपके पास दशमूल हो तो उसमें डाल के, उबालना नहीं है, फांट ही बनाना है, क्योंकि टाइम नहीं होता है, वो प्राण संकट होता है।
उबालने की टाइम निकाला तो बात गई। तो वो उसका फांट बनाना, छान के उसमें तेल और लवण डाल के गोमूत्र भी रखना। अब मैं तो हुआ क्या, एक बार तो गोमूत्र खत्म हो गई थी मेरी और भूल गया, अब क्या करूं। तो वो लेके गया मैं बाथरूम में, क्या करूं। प्रत्युत्पन्न मतित्वम वो करके, लेकिन पहली 7 मिनट में आप वो बस्ती का नेत्र उसकी गुदा में होना चाहिए। 7 मिनट में ये सब हो जाना चाहिए। 3 मिनट में हींग लपेटना और बृहत्वाद चिंतामणि को पीस के लगा देना। 7 मिनट में बस्ती जानी चाहिए और बस्ती प्रत्यागम इतना बढ़िया होगा कि पेशेंट बोलेगा भगवान तमारू भला करो हाश, देव तुझा भला करा, ये बोलेगा पेशेंट। अगर नहीं बोलता है तो दोबारा बस्ती करो। लेकिन ये पैरामीटर है, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट। पेशेंट बोले नहीं तब तक ये करना है और ये इतने में 10 मिनट हो जाएगी। और फिर बाद में इतना हो जाए, फिर वो जो तिल का तेल गरम किया था उसको हमें एक 250 ml का ग्लास किसी भी तरह पेशेंट को पिला देना है। ये किया तो आपने जंग जीत लिया। पहले आधे घंटे में ही एमआई के पेशेंट की ट्रीटमेंट की जा सकती है। बाकी फिर हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस में सब नाटक होता है, डराने वाले कुछ नहीं कर सकते। एक बार रद भेद हो गया, भेदान मरणम अच्छी, वो भाग मर गया, फिर उसका कुछ नहीं होना है। फिर उसको बाकी के जो भी स्रोतस है उसकी संभाल रखनी होती। हृदय का कुछ नहीं हो सकता। हृदय का जो भी बचाना है, हृदय का रदभेद होना रोकना है, तो वो प्राण को बाहर निकलने से बचाना है, वापस स्रोतस में शरीर में डाल देना है, प्राणाभिसरण करना है। तो ये पहले आधे घंटे में ही हो सकता है, जब वो निरुपस्तम जिसमें संप्राप्ति पूरी बनी ही नहीं है अभी, उसके पहले ही वो सब वायु और प्राण को ठीक करना है। ये संप्राप्ति बनने के पहले की ट्रीटमेंट है, इसलिए शास्त्रकारों ने तो कहीं लिखी ही नहीं। मैंने ये इस तरह से किया। अब इतना करोगे, इतने में वो 19 से 20 मिनट हो जाएगी, तब तक में एम्बुलेंस आ जाएगी। अब एम्बुलेंस आ गई, अब उसमें आपको पेशेंट को धीरे से शिफ्ट करना है। अब ऑर्डर हॉस्पिटल में देना है कि पेशेंट आ रहा है, उसके लिए इतनी इतनी तैयारी रखनी है। वो तो आईसीसीयू वाले बहुत ट्रेंड होते हैं। अपने पेशेंट को वहाँ दाखिल करना है, वो हॉल्टर लगा देना है, ईसीजी वीसीजी जो भी उस जमाने में मेरे यहाँ जो चलता था वो सब कर लेते हैं, टीपी बीआरपी वो सब करते हैं। और वहाँ जाके फिर बृहत्वात और वेदनांत तक हर 2 घंटे देना है। अब वहाँ पाउडर रखना है घर में, यहाँ गोली देना है। 3 गोली वेदनांत तक और 3 गोली वेदनांत तक तो उस वक्त आसफा का आता था, अभी वो बंद हो गया है। मुल्तानी का चालू है, मुल्तानी फार्मेसी है ना दिल्ली की, यहाँ कोई बनाता है? वेदनांत तक नहीं बनाता, हाँ आहीपेन वाला है। आपकी पहुंच हो या कोई कांटेक्ट हो तो आपके पास आहीपेन होना चाहिए, नहीं तो ये मुल्तानी फार्मेसी रसराज रस बनाती है और आहीपेन वाला भी एक योग बनाती, वेदनांत तक, उसका इस्तेमाल करना है। वो 3-3 गोली हर 2 घंटे पे देना है। अर्जुना रिस्ट और दशमूला रिस्ट 50-50 ml 100 ml पूरा 1 गिलास भर के नीट
3 बार पिलाना है, पानी नहीं डालना है। हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है, 2 चम्मच अश्वगंधा रिष्ट समान मात्रा में पानी मिला के खाना खाने के बाद, अरे साला इससे तो मत पिलाओ, ये अच्छा है। एक तो 2 चम्मच उसमें वो पानी डाला और फिर खाने के ऊपर दिया। वो आसव हमेशा खाने के पहले लेते हैं और कम से कम 50 ml लेते हैं और नीट लेते हैं, तब जाके वो जो शास्त्र ने लिखे हैं ना रिजल्ट, वो शास्त्र में फलादेश वो सब दिखने को मिलता है। शाम खाना खाने के बाद पीने से कुछ नहीं होता। तो ये पेशेंट को ये चालू करना है, फिर पूरे इन्वेस्टिगेशन सब नाड़ी का, अग्नि का, बल का, वो सब इन्वेस्टिगेशंस लिख के देना है। वो जो CPK है, वो TPT, LFT, RFT, वो सब CBC, उसके हिसाब से वो सब चलाना है। और पेशेंट का कांस्टेंट वॉच रखना है। 3 दिन लगते हैं सेटल होने में, और 3 दिन में, और पेशेंट के रिलेटिव को भी बोल देना है 72 कलाक की, 72 आवर्स है क्रिटिकल। भगवान का नाम लो, मैं कोशिश करता हूं। अब जब दाखिल हो जाता है पेशेंट, उसके बाद में उसका लंघन, थोड़ा लघु भोजन, वो सब चालू कराते हैं। और 3 दिन तक ये प्रोसीजर करना है। एक हेम जल करके गोल्ड वाटर, सोने का पानी, रस तरंगिणी का पाठ है, स्वर्ण तरंग में उसका विधि कैसे बनाना है वो मेरे फैमिली में चलता आया है, इसलिए मैं वो बना के वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हर 2 घंटे 5-5 ड्रॉप्स वो भी देता था। और ऐसा करके 3 दिन में पेशेंट को एकदम सेटल कर देता था। उसका नाड़ी, उसका ब्लड प्रेशर, उसका ECG, हॉल्टर, वो सब लाइन में आ जाते हैं। इतना हो गया, फिर बृहत्वात और वेदनांत तक बंद करना है। जवाहर मोहरा, चतुष्षष्ठी पिपली और खमीरे गांव जमांबरी, ये हमदर्द की है, वो मेरे गुरु ने मुझे बताई थी। और वो अच्छा काम करती। सौमनस्य जनन, मन, वो हृदय में जो मन का रोल है ना, चेतना का, उसको बहुत अच्छी तरह से वो हैंडल करती। तो वो तीसरे दिन से जवाहर मोहरा, चतुष्षष्ठी पिपली और खमीरे गांव जमांबरी, वो 2 बार दिन में दे के वो चालू करना है। दशमूला रिष्ट चालू रखना है। और काढ़े जो भी आप पसंद करते हो, मेरे लिए 4 काढ़े जाने माने हैं, जो मंजिष्ठादि, रासनादि, देवदारवादि और दशमूल, ये 4 को मिक्स करके मैं मेरे सब पेशेंट्स को देता हूँ। मेरे को वो अंशांश करके अलग अलग देने की ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, और सब इमरजेंसी में सब इकट्ठा करके ही देना पड़ता है। यद्वा कद्वा भविष्यति बोलते हैं ना। तो ये वात सुबह शाम चालू करना है। डाइट में घी, तेल, चीनी, गुड़, चना और चावल इतना बंद करना है। सुबह और शाम 1-1 बार चाय और 2 बिस्किट। सुबह 3 रोटी, 1 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी सलाद। इतना सुबह, उसी तरह से उतना शाम को ये खिलाना है। 3 दिन ये खिलाने के बाद एक बार, एक दिन सिर्फ फ्रूट खिलाना है। सुबह दोपहर शाम, सुबह 2 केले, दोपहर 2 सफ़ेद सेब और शाम को 2 चीकू। ये हर 3 दिन में 1 दिन फ्रूट, लघु आहार, अतर्पण, ऐसा करके। और फिर बाद में फिर गुगलू है, शिलाजीत है, जो भी फिर नाटक करना वो सब ऐड करना है। पहले 3 दिन और वो आधा घंटा, इतने में वो पेशेंट सेटल हो जाता है। और मज़ेदार बात ये है, ये अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि ये होता कैसे है। अंग्रेज एलोपैथी के पेशेंट्स
को एलोपैथी का डॉक्टर थ्रोम्बोलाइज करता है तो उसमें न होने के, कॉम्प्लिकेशंस होने के, शॉक में जाने के, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस, इवेंट्स होती ही रहती है। वो उसको रात रात भर जगाता है, भागा दौड़ी कराता है। अगर हमने ये बस्ती दे के हींग से ये बृहत्वात और ये उपक्रम किया ना, तो मैंने जितने भी पेशेंट, 250 पेशेंट किए, उसमें से 5 या 7 पेशेंट ही ऐसे थे जिन्होंने मुझे रात को जगाया था। बाकी सब अपने आप ठीक हुए। अब ये मैं भी नहीं, मेरे अंग्रेज डॉक्टर भी समझ में नहीं आ रहे थे। और 250 में सिर्फ 3 पेशेंट को मुझे बुलाना पड़ा था, अंग्रेज डॉक्टर को, कि भाई इसका संभाल, क्योंकि एक में मैं खुद बीमार था और दूसरे 2 में मैं आउट ऑफ स्टेशन था। ये 3 के लिए मुझे अंग्रेज डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। और ये 250 में से 30-35 फेल गया थे, जो मर गए थे पेशेंट। बाकी इतने सारे आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक हुए थे, थ्रोम्बोलाइज हो जाते थे। उस जमाने में, मेरे जमाने में, वो अंग्रेज डॉक्टर एक पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करने का 60,000 लेता था। अपन 35 में कर लेते थे। वो अंग्रेज 60,000 देता था, उसमें उसको 8,000 मिलते थे। अपना तो मार्जिन हम सब जानते हैं। कोटक्कल वालों को पता नहीं होगा। 35,000 में 8,000 की दवाई लगती थी मेरी। अब सोच लो, पेशेंट को भी फायदा, नर्सिंग होम को भी फायदा, मुझे भी फायदा, बृहत्वात बनाने वाले को भी फायदा, मुल्तानी को फायदा। तो ऐसा क्यों ना करें? ऐसा करते करते मैंने कम से कम 10 साल न सुबह देखी, न शाम देखी, न रात देखी, न मैरिज, न कोई फंक्शन, कुछ नहीं अटेंड किया। 10 साल तक बस यही काम किया और बहुत जबरदस्त पैसा भी मिला और नाम भी हो गया। अब 10 साल में हुआ क्या कि वो जो बिल्डर था जिसका ये कमर्शियल नर्सिंग होम था, उसने उसको बेच दिया। वो अपनी तो जमी जमाई प्रैक्टिस, लेकिन तब तक मैं भी जरा प्रोफेशनल हो गया था, ताकत वाला। फिर सोचा कि अब अपना आईसीसीयू बनाए तो साला बहुत खर्चा होगा उसमें, तो ये तो अपने बस की बात नहीं है। तो 3-4 साल फिर ये एएमआई छोड़ के एमआई को ठीक करना रखा, आईएसडी को ठीक करना रखा गया, सीएडी को ठीक किया, कॉर्नरी ब्लड, उसमें भी सही में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कॉर्नरी ब्लॉक तो दूर नहीं होते, लेकिन कोलेटरल्स इतनी ताज्जुबी से बढ़ते हैं। 6 महीने या 8 महीने के बाद आप रिपीट एंजियोग्राफी करो तो वो जिसने की है वो तो ताज्जुबी हो जाता है। और वाकई ये करने लायक चीज है, और करने में यही है, जवाहर मोहरा चतुष्षष्ठी पिपली और कमीरे गाँव जमंबरी, बाकी फिर आगे पीछे जो चलाना हो, चित्रकादी, तकरारिष्ट, अहीफेन। अब ये तो सब आप सब लोगों को अच्छा आता है। वात पित्त कफ को देखना है, वात पित्त कफ को समदोष करना है, धातुओं को देखना है, उसको समधातु करनी और स्वस्थ बनाए रखना है। स्वस्थ हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो थ्रोम्बोलाइज करता हो उसको स्वस्थ बनाने में कोई ज्यादा आपत्ति नहीं होती। मेरा उस वक्त का स्टाइल आज भी वही है, लेकिन आज थोड़ा शॉर्ट हो गया। उस वक्त में कागज लेके बैठता तो पेशेंट जो भी बोले उसमें वी पी के करता हूँ। वो जो बोलता है उसमें मुझे वायु लगे तो उसमें टिक करता हूँ, पित्त लगे तो उसमें टिक करता हूँ, कफ लगे तो उसमें टिक करता हूँ। पूरी हिस्ट्री में मैं नोट सिर्फ वी पी के ही करता हूँ। उसको खांसी आ रही है या उसको वक्ष प्रदेश में शूल है, ऐसा कुछ नहीं लिखने का। वक्ष प्रदेश में शूल, वी में एक टिक करना है।
खांसी पी में टिक करना है, बलगम के में टिक करना है, कब्जी वी में टिक करना है, अम्लोदगार पी में टिक करना है, गैस वी में टिक करना है, रजशूल फिर वी में टिक करना है। बस ऐसा कर लो, सब कुछ पूछ पाछ के पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाए, फिर टोटल करो। वायु के 15 आए, पित्त के 5 आए, कफ के 10 आए, टोटल हुए 30। उसको 3 से डिवाइड करो तो क्या आया? 10। तो 10 उसका समदोष स्कोर हो गया। उस पेशेंट का समदोष स्कोर क्या है? 10। तो वो समदोष कैसे करना है? कफ तो 10 है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी है, वायु में 5 जोड़ना है, पित्त में से 5 कम करना है। अब उसके लिए क्या दोगे? वायु के लिए अजमोदादी, पित्त के लिए सूतशेखर, कफ के लिए सीतोपलादी, वायु के लिए विषमुष्टि, पित्त के लिए कुटकी, कफ के लिए बल्लातक। आप अपने भी सब बना सकते हो, उसमें कौन से वात पित्त का घुमा फिरा के 3 ही तो दोष है। गलती हो गई तो कितनी बार? 3 3 9 81 बार होगी। 100 बार में तो आ ही जाएगा कि किसको कहां कैसे सेट करना है। तो कितना इजी है। फिर नाड़ी से धातु देख लेता हूं, कौन सी धातु है, और उस धातु से हिसाब से उसकी दवाई। आपके यहां तो वो पाचक भी हैं, मेरे यहां तो पाचक भी नहीं थे, मैंने बनाए मेरी प्रैक्टिस के लिए। अब मैं धातु को भी 2 गोली 2 बार, रस धातु की 2 गोली 2 बार, मांस धातु की 2 गोली 2 बार, तो मेरा सम धातु भी हो जाता है। सममल के तो हम मास्टर हैं। पेट साफ करना, पेशाब लाना, परसे तो बिल देने से ही आ जाता है। तो ये 3 तो समदोष, समाग्निश्च, समधातु, समक्रिया, इतना आप कर देते हो तो प्रसन्नात्मेंद्रिय मन तो हो ही जाता है। सुश्रुत भी खुश। और अगर आप समदोष, समाग्नि, समधातु, मलक क्रिया करते हो ना, तो एक इंडियन पेशेंट के लिए बहुत है। वो तुरंत कहेगा साहब आपकी दवा लागू पड़ गई है, जबकि पैथोलॉजी वहीं की वहीं होगी। साहब आज सुबह ही बोल रहे थे मेहता साहब कि ठीक नहीं होगा फिर भी आपको छोड़ेगा नहीं। पैथोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं पेशेंट। क्योंकि एक पेशेंट, एक एवरेज इंडियन को भूख लगे, नींद आ जाए, सुबह पाखाना हो जाए साफ और सेंस ऑफ वेल बीइंग बन जाए, तो वो समझता है कि दवाई लागू पड़ गई है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसी हवा पैदा कर रखी है कि आयुर्वेद की दवाइयां तो धीरे धीरे काम करती। तो पेशेंट को पता है कि हमको तो धीरे धीरे ही ठीक होना है, तो हमको कौन सी जल्दी होती है, हम भी आराम से ठीक करते हैं। साहब ये फैसिलिटी आयुर्वेद में ही है। एलोपैथी के डॉक्टर को तो वो बोलेगा साहब 24 घंटे हो गए उसका बुखार नहीं कम हुआ है, किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाना है। और वैद्य जी बोलेंगे 21 दिन तक बुखार ना उतरे तो फरियाद मत करना, तो ही ट्रीटमेंट करूं। और बोलते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।